जय हिंद दोस्तों। कुछ पारिवारिक घटना के कारण हम जो है एक सप्ताह से यूट्यूब पे नहीं आ पाए, जो कि आप देख भी रहे होंगे। तो चलिए आज फिर हम जो है टीचर का प्रैक्टिस सेट मैथ का लेकर के आए हैं और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छा होंगे। तो चलिए हम लोग आज से प्रैक्टिस सेट फिर लगाते हैं और इधर कोशिश करते हैं कि 10-12 दिन तक जो भी परीक्षा के डेट से पहले तक हम लोग डेली आपको एक सेट देने का प्रयास करेंगे, वो चाहे मैथ का हो या रीजनिंग का हो या जीके का हो। तो चलिए हम लोग सेट देखते हैं। देखिए लगाइए। रवि ने एक कुर्सी 40% की हानि पर बेची। कुर्सी का विक्रय मूल्य रुपये 900 है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बेसिक से आराम से आपको बनेगा। ठीक है, तो क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, सीपी निकालना है आपका। सीपी बराबर क्या होता है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य रुपये 900 है, 40% की हानि पर बेचा, तो 100 रुपये का चीज़ वो क्या है 40% हानि पे यानी 60 रुपये में बेच दिया और आपका वास्तविक विक्रय मूल्य दिया हुआ है 900 रुपये। तो ये हो जाएगा 15×6 = 90 यानी कि उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 1500 रुपये। या ये आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किए, हमने क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा दिया, विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस माइनस आर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये द्विधारीय पद्धति में लिखा हुआ है, इसको दार्शनिक पद्धति में आपको बदल के मान बताना है। द्विधारीय पद्धति बाइनरी मेथड कहते हैं इसको। बाइनरी मेथड जो है आपका कंप्यूटर में उपयोग होता है। जो भी चीज़ें हम डिजिट उसमें इनपुट करते हैं वो सभी को 0-1 में बदल देता है। कंप्यूटर 0-1 ही समझता है। तो चलिए इसको आप लगाइए, वीडियो पॉज करके इसको लगाइए, उसके बाद फिर जो है वीडियो आगे देखिए। देखिए इसको हम लोग कैसे बाइनरी में बदलते हैं। तो इसका बेसिक रूल जो भी हम लोग दार्शनिक पद्धति में जैसे संख्या को बदलते हैं विस्तार में, उसी तरह से इसको भी हम लोग बदलेंगे। सपोज दैट हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए 4538 ये जनसंख्या हमारा जो है दार्शनिक पद्धति का ये संख्या है। तो इसको हम लोग कैसे विस्तार करते हैं, तो 4 गुने, चूँकि आधार 10 है यहाँ पे, तो 10 और 1 2 3, 10 पर पावर 3 लिखेंगे, जोड़ फिर क्या करेंगे 5 गुने 10 पर पावर 2, जोड़ फिर क्या करेंगे 3 गुने 10 पर पावर 2, सॉरी 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 1 गुने, फिर यहाँ पे गुना नहीं होगा, यहाँ पे जोड़ हो जाएगा, जोड़ 8 गुने 10 पर पावर 0, मतलब 4 गुने 10 पर पावर, ये 3 संख्या है तो 3 लगा दीजिए पावर, उसके बाद 5 गुने जोड़ में 5 गुने 10 पर पावर, यहाँ संख्या 2 बज रहा है तो पावर 2 लगाते हैं। इस तरह से इसका विस्तार हम लोग जो करते हैं इस प्रकार से करते हैं दार्शनिक पद्धति में। उसी प्रकार से ये द्विधारीय पद्धति में यहाँ आधार 2 है तो 2 का पावर लगा करके इसको विस्तार कर देंगे। तो हमारा संख्या क्या है 11 11 0 आधार 2। इसको अगर लिखना चाहें तो पहले 1 को उठाएंगे, 1 गुने 2 पर पावर 1 2 3 4 है, 4 लगा देंगे, जोड़ लगा दिए, फिर ये 1 लिखेंगे, 1 गुने 2 पर पावर अब क्या हो जाएगा 3, फिर जोड़, ये 1 लिखेंगे, अब 1 गुने 2 पर पावर 2, ये फिर 1 लिखेंगे, जोड़ 1 गुने 2 पर पावर 1, फिर क्या लिखेंगे अब 0 लिखेंगे, तो जोड़ 0 गुने 2 पर पावर 0। ठीक है, ये लिखा आ गया। आधार चूंकि यहाँ 2 है इसलिए 2 का पावर हम लोग लगाते चले गए। अब 2 को 2 पर पावर 4 है तो इसका जब गुना कीजिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुने 1 हो जाएगा यानी 16 इसका मान हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुने 1 कीजिएगा 8 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 गुने 1 कीजिएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 पर पावर 1 2 होगा, 2 गुने 1 कीजिएगा 2 हो जाएगा, प्लस 0 गुने 2 पर पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुना करके आप जो है इसका मान क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे 0 ही लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब चलिए अब इसको जोड़ दिए, 16 4 20, 2 22 8 30 हो गया, इसका मान 30 निकल गया। यानी दार्शनिक पद्धति में ये बदलने के बाद इस संख्या को दार्शनिक पद्धति में बदलेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे का सेट लगाइए। देखिए ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको लगाइए आप लोग। ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 20% अधिक कुशल है, सी बी से 25% अधिक कुशल है, बी और सी एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं।
तो चलिए आप लोग लगाइए, वीडियो पॉज करके लगाइए और हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी ए से 20% अधिक कुशल है, यानी इफिशियंसी यहाँ पे तुलनात्मक कंपेरिजन रूप में दिया हुआ है। तो बी किससे? ए से। जिससे कहे उसको नीचे रखना है। बी ए से 20% अधिक कुशल है। आप जो है 20% का मान रख करके भी यहाँ बना सकते हैं, नहीं तो 100 मान करके भी बना सकते हैं। तो 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। अर्थात बी ए से क्या है, 20% अधिक है, तो 5 1 6/5 हो जाएगा। ये बातें आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो इस तरह से समझिए। बी जो है ए से कितना है, 20%, तो ए अगर 100 है तो बी क्या हो जाएगा, 100 + 20, ये हो जाएगा, है ना। तो 20 छक 20 से 20 बचे 100, अर्थात 6/5। यही निकल के हमारा यहाँ पे यही चीज़ आया, ठीक है। तो उसी तरह से फिर क्या है, बी ए से सी बी से, तो सी किस से, बी से। तो बी से क्या है, 25% अधिक कुशल है। तो हम लोग बी अगर 100 होगा तो सी क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, अर्थात 25 × 25 से 25 × 100 यानी 5/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, और बी का मान यहाँ 6 है, बी का मान यहाँ 4 है। दोनों को हम लोग बराबर करते हैं, चूँकि बी दोनों जगह है तो समान रहना है। तो क्या होगा, 4 6 का एलसीएम ले सकते हैं, या 4 6 डायरेक्ट भी करते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा, तो 3 से यहाँ भी आपको गुना करना पड़ेगा, और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा। तो इस तरह से हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी निकल के आएगा क्या, तो ए का मान हमारे पास 10 आ जाएगा यहाँ से, और बी का मान आपके पास 12 आ गया, और सी का मान आ गया 15, 5 दिया 15। अब ये क्या निकला, तो ये हमारा इफिशियंसी निकला, क्षमता निकला, क्षमता का रेशियो 10 12 15। अब कहता है ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, तो 12 दिनों यानी डेज ए का दिया हुआ है आपका कि 12 दिन में ये काम पूरा कर सकता है। अब ये दोनों का मान पूछ रहा है कि बी और सी को एक साथ काम पे लगा दिया जाए तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। ये दोनों का डे आपको साथ में पूछ रहा है कि इसका डे दोनों में लगा दें तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये डे पूछ रहा है दोनों का, तो यहाँ पे दोनों का लगाएंगे तो एक का क्षमता क्या है, 10 भाग करने का है, बी का क्षमता 12 भाग करने का है, सी का क्षमता 15 भाग करने का है, और एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपको आगे के वीडियो में देखे होंगे इफिशियंसी इंटू डेज बराबर क्या होता है, वर्क, क्षमता गुने दिन या क्षमता गुने समय बराबर काम। तो ए जो है 10 भाग काम 12 दिनों में कर रहा है, अर्थात टोटल वर्क हम लोग निकालना चाहें तो वर्क बराबर क्या होगा, 10 × 12 यानी 120। हमको काम कितना कराना है, 120 भाग काम कराना है हमें, किससे, तो बी और सी दोनों से। तो बी और सी दोनों का क्षमता क्या हो गया, 12 + 15 अर्थात क्या हो गया, 27। तो हम जो है इससे 27 से भाग दे देंगे तो डी हमारा निकल जाएगा यहाँ से, है ना। डेज बराबर क्या होगा, वर्क बटे इफिशियंसी। तो वर्क हमारे पास क्या है, 120 है, और क्षमता उसका कितना है, 27, 27 से भाग दे देंगे तो हमारा जो है डेज निकल जाएगा। तो डे निकल करके हमारे पास क्या आएगा, इसको काट दीजिए कितना से, 3 × 27 3 × 12, अर्थात हमारा जो डेज निकल के आया 40/9, यानी डेज जो निकल के आया 40/9, यही आपका आंसर हो जाएगा 40/9। तो देखिए ऑप्शन में है क्या, 40/3 दिन है, 35/3 दिन है, 35 दिन है, 40/7 दिन है। तो इसमें किसी में नहीं है चारों में, तो इसका मतलब है उपरयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ई फॉर एक्सेलेंट, ऑप्शन आपका ई जाएगा। तो इस तरह से बातें आप जो है समझ चुके होंगे। देखिए ये सब डाटा इतना जो लिखने का है ये सब तो हमने लिख करके बताया, यहाँ परीक्षा में आपको ये सब इतना करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ज़्यादा ये 6/5 और 5/4 आप लिख सकते हैं। चलिए आगे। एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है वर्षों में। चलिए ये एवरेज का प्रश्न है, औसत का। चलिए इसको लगाइए, आप लोग वीडियो पॉज करके लगाइए इसको, उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 15 है। छात्र कितना है हमारे पास, 24 है, और इसकी औसत आयु हमारे पास 15 दिया हुआ है।
ठीक है। अब कहता है शिक्षक की आयु को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। शिक्षक आ रहा है, ठीक है। शिक्षक आने के बाद ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये 25 की आयु क्या हो जाएगा हमारे पास, 15 से बढ़ करके एक बढ़ेगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 24 का 15 शिक्षक आने के बाद जो है 15 से एक बढ़ करके औसत 16 हो गया। और ये एक बरस जो है शिक्षक जब आया तो एक बरस का प्रभाव क्या पड़ा, 24 व्यक्ति पे पड़ा या 24 छात्र पे पड़ा। हर छात्र का एक एक बरस बढ़ेगा तो बढ़ेगा कितना, तो 24 बरस। इस तरह से टीचर जो लेकर के आया 24 36 और 10 40 बरस वो आयु लेकर के आया, अर्थात टीचर की आयु जो था जो 40 बरस था। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। दूसरी तरह से आप समझें कि अगर 24 बरस 15 का है, एक एक में सब बढ़ा, मतलब एक वृद्धि हुआ उसके औसत में, तो जो है 16 सभी 24 छात्र लेगा तो 16 जो है शिक्षक भी लेगा, 16 शिक्षक भी लेगा, ठीक है। और एक एक बरस सभी को दिया तो दिया कितना शिक्षक, तो 24 बरस, तो अर्थात लेकर के कितना आया, 24 और 16 40 बरस लेकर के वो आया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। किसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 3:7:8 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 170 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो चलिए इसको लगाइए, आप वीडियो पॉज करके इसको क्वेश्चन को लगाइए, हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं क्या, यहाँ पे 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे ये सिक्के का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा सिक्के की संख्या का अनुपात दिया हुआ है ना। सिक्के पैसे के सिक्के 3:7:8 के अनुपात में, तो ये सिक्के का संख्या का अनुपात है। और हमारे पास टोटल रुपया है दिया हुआ, थैला में क्या है, टोटल रुपया है 170 रुपये है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा ये सभी सिक्के का जो वैल्यू है, वैल्यू को आपको रुपये में निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसको। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं, पहले सिक्का क्या है, 1 रुपये का सिक्का है ये, और ये क्या है 50 पैसे का सिक्का है, और ये हमारा 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो इसका जो वैल्यू रुपया में इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो 1 रुपया ही कहलाएगा, एक सिक्का रहेगा तो 1 रुपया कहलाएगा। एक सिक्का इसका रुपया में वैल्यू निकालेंगे, एक सिक्का 50 पैसे का रहेगा तो 1/2 रुपया कहलाएगा, ठीक है। और 25 पैसा रहेगा तो ये 1/4 रुपया कहलाएगा, ठीक है। 25 पैसे का एक सिक्का क्या कहलाएगा, 1/4 रुपया कहलाएगा। और 50 पैसे का एक सिक्का 1/2 रुपया कहलाएगा। और 1 रुपया का एक सिक्का 1 रुपया कहलाएगा। तो इसका वैल्यू रुपये में निकल गया। अब जो है यहाँ सिक्का का वैल्यू जो है अनुपात में 3:7:8 दिया हुआ है। तो 3:7:8 आपके पास दिया हुआ है। और सिक्कों का जो है वैल्यू आपका रुपया में ये है। तो ये दोनों अगर गुना कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों को गुना कर दीजिए तो 3, और ये क्या हो जाएगा 7/2 रुपया, और ये क्या हो जाएगा 8/4 रुपया, ठीक है। और इसको 4 दूनी 8 काट भी सकते हैं, नहीं भी काटिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नीचे क्या बच गया, 2 बच गया, तो सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए तो ये 6 आ जाएगा, और ये हमारा 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रुपया का जो हम लोग का अनुपात, ये अनुपात जो निकला रुपये का निकला 6:7:4, यानी 1 रुपये का सिक्का 6 रुपया है, 50 पैसे का सिक्का 7 रुपया है, और 25 पैसे का सिक्का 4 रुपया है। ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और टोटल रुपया क्या है हमारे पास, 170 रुपया है। तो टोटल रुपया रेशियो में ये, अब वास्तव में ये, तो 7 और 13 4 17, अर्थात अनुपातिक 17 बराबर क्या दिया हुआ है, 170 रुपया, ठीक है। तो इसलिए अनुपातिक 1 बराबर क्या हो जाएगा, 17 यानी 10 रुपया। अब पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 25 पैसे का पहले सबसे देखें रुपया कितना है, तो 25 पैसे का रुपया हमारे पास क्या करके निकल के आया, जो है यहाँ पे 4 रुपया है ना। जब 4 रुपया का होगा अनुपात में 6 7 13 4 17 रहेगा तो 4 रहेगा, तो अनुपातिक 1 रुपये का मान 10 आया, तो अनुपातिक 4 का मान हमारे पास क्या आएगा, 10 × 4, अर्थात 25 पैसे का सिक्का हमारे पास क्या है, 40 रुपया है। ये
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग मिसिंग करते हैं। तो ये 10 चौक 40 रुपया है, कौन 25 पैसे का सिक्का। तो 1 रुपये बराबर 25 पैसे का सिक्का अगर रखेंगे तो क्या होगा, 4 सिक्का मेरे पास आएगा। 1 रुपया का अगर आपको वैल्यू होगा तो सिक्का 25 पैसा वाला रखना पड़ेगा आपको 4, तो इसलिए 40 रुपया है तो के सिक्का रखना पड़ेगा, अर्थात 4 से गुना कर देंगे, 160 सिक्का हमको 25 पैसे वाला रखना पड़ेगा। यही आपका रिजल्ट निकल के आएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बातें को अच्छी तरह। तो ऑप्शन आया बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये एज में भी है, ये हिसाब रहता है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी रहता है, दोनों में रहता है। तो चलिए इसको लगाइए आप लोग। 2 भाइयों की वर्तमान उम्र का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है वर्तमान पहले और बाद की चीज़ों को समझ लेते हैं, बहुत लोग जानते भी होंगे। देखिए ये वर्तमान है, और वर्तमान से जब हम लोग पहले में जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो है वर्ष यानी समय जो है घटता है। वर्तमान से पहले में जाएंगे तो घटेगा, अब वर्तमान से बाद में जब आएंगे तो एज हमारा क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि बढ़ेगा। कहने का मतलब है यहाँ 10 वर्ष वर्तमान में है तो 5 वर्ष पहले अगर पूछ दे तो 5 वर्ष होगा, 5 वर्ष बाद अगर पूछे तो ये 15 हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष का यहाँ वृद्धि हो जाएगा, यहाँ 5 वर्ष का माइनस होगा। चूंकि एज वास्तव में कि 5 वर्ष पहले यानी पहले आप जाएंगे तो हमारा 5 वर्ष कम होगा आयु। तो वर्तमान से पहले में जाएंगे तो एज क्या होगा, माइनस होगा, और वर्तमान से बाद में जाएंगे तो एज क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। ये चीज़ें आप जानते होंगे। दूसरी बात होता है क्या, कंडीशन ये भी उठता है कभी कभी, जो पहले से डायरेक्ट बोलता है कि बाद में जो है, पहले मेरा 5 वर्ष इतना था तो 5 वर्ष बाद आयु क्या होगा, तो यहाँ पे आयु हमारा बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आयु हमारा बढ़ेगा। और उसी के तरफ तर्ज पे पूछता है कि 5 वर्ष बाद हमारा ये था तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, तो यहाँ भी आयु हमारा क्या होगा। यहाँ से डायरेक्ट अगर पहले में जाएंगे तो घटेगा आयु। ठीक है, और यहाँ से आप जो है वर्तमान में भी जाइएगा तो आयु हमारा घटेगा। तो ये 3-4 कंडीशन होता है एज में, ये सब आप जो है जानते होंगे, और नहीं तो जानते होंगे तो हमने यहाँ पे मोटा मोटी बता दिया, बाकी बात ये सब चीज़ें चैप्टर में डिस्कशन होता है। तो चलिए आगे हम अब इसी पे देखते हैं। चलिए इसको पहले लॉजिक पे हम लोग जो है इसको हटाते हैं, इसको कैसे लॉजिक से इसको निकाला जा सकता है, उसके बाद फिर बेसिक पे आएंगे। तो लॉजिक में देखिए क्या कहता है कि वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। तो चलिए हम लोग वर्तमान ले लेते हैं 1:2। ये क्या है, वर्तमान। ठीक है, अब कहता है 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो वर्तमान से हम लोग क्या जाएंगे, 5 वर्ष पहले जाएंगे तो यानी -5, तो ये क्या हो जाएगा, 1:3। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, 5 वर्ष बाद, ये आपको 5 वर्ष बाद निकालना है, ये वाट अनुपात क्या होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी की भी आयु हो, आज 2 व्यक्ति की आयु का अगर कंपैरिजन करें, अगर वो दोनों में 2 वर्ष का छोटा बड़ा है आज वर्तमान में, तो 5 वर्ष के बाद भी 2 वर्ष ही छोटा होगा, या 5 वर्ष पहले अगर आयु गणना करें तो वो 2 वर्ष का ही या 2 माह का ही या जो भी हो, इकाई डिफरेंट हो सकता है, लेकिन संख्यात्मक मान उसका छोटा बड़ा का समान रहेगा। जैसे आप सपोज दैट कीजिए कि आप बड़े हैं और कोई छोटा भाई है आपका, तो दोनों का अगर डिफरेंट 1 वर्ष का है तो 5 वर्ष के बाद भी जो है दोनों में क्या है, 1 वर्ष का ही छोटा बड़ा होगा, और मान ली 5 वर्ष पहले भी होगा तो 1 वर्ष का ही छोटा बड़ा होगा। छोटा बड़ा कोई आदमी घट बढ़ थोड़े सकता है, जो जन्म से है वो छोटा बड़ा उतने ही का छोटा बड़ा रहेगा, वो चाहे 50 वर्ष का हो जाए चाहे 25 वर्ष का रहे। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे आपको रेशियो में यही चीज़ कंपैरिजन करना होता है। तो कंपैरिजन क्या है, देखिए यहाँ वर्तमान में रेशियो क्या हमारा दिया हुआ है, 1:2। अगर इसका डिफरेंट लिया जाए तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 वर्ष का डिफरेंट आएगा, और 3 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ 2 वर्ष का डिफरेंट है, जो कि गलत है। कोई भी आदमी अगर 1 वर्ष का यहाँ पे छोटा बड़ा है तो यहाँ भी जो 5 वर्ष पहले है तो 1 वर्ष का ही छोटा बड़ा रहना चाहिए, है ना। और यहाँ पे क्या है, 2 वर्ष का छोटा बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, इसको हम लोग 2 से गुना करना पड़ेगा और इसको हमको 1 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेशियो को 1 से गुना करने के बाद, यहाँ 1 से गुना करने के बाद इसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1:3
3 ही रहेगा, और ये 2 से गुना करने के बाद दोनों में क्या हो जाएगा, 2:4 हो जाएगा। अब जो है ये रेशियो हमारा बैलेंस हो गया। देखिए 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, यानी दोनों रेशियो का डिफरेंट, पहले का और अभी का दोनों का रेशियो का डिफरेंट, यानी कि उम्र का उसका डिफरेंट जो है बराबर हो गया। अब आइए, अब जो है यहाँ पे देखिए 5 वर्ष पहले की बात, ये क्या कर रहा है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 1:3। तो रेशियो का भी वही डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ से यहाँ जाने में क्या है, वर्तमान से पहले जा रहे हैं तो 5 वर्ष का डिफरेंट, तो रेशियो का डिफरेंट देखिए 2 में से 1 गया 1, और ये 4 में से 3 गया 1, है ना। अर्थात जो है हमारा क्या है, रेशियो का भी डिफरेंट 1 है, तो रेशियो का डिफरेंट 1 बराबर कितना, 5 वर्ष। ठीक है, तो 1 का डिफरेंट 5 वर्ष है, तो यहाँ पे आप जो है वर्तमान में भी रख दीजिए मान इसका, या तो जो है पहले में रख दीजिए। तो 5 का डिफरेंट हुआ तो 2 का डिफरेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 का डिफरेंट 2 गुने 5 अर्थात 10, और ये क्या हो जाएगा 5 गुने 4 अर्थात 20। अर्थात जो है हमारा वर्तमान उम्र क्या है, 10 वर्ष और 20 वर्ष का अनुपात है, यानी 10 वर्ष इसका उम्र हो गया, इसका 20 वर्ष हो गया। तो अब क्या कहता है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष पश्चात यानी कि 10 5 15 और 20 5 25, 5 वर्ष इसमें ऐड हो जाएगा, तो 25 15:25 यानी 5 तिया 15 अर्थात 3:5, यानी कि दोनों के आयु में 3:5 का होगा। तो 3:5 किसी ऑप्शन में नहीं है, अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन ई फॉर एक्सेलेंट। ये तो हमारा लॉजिक हो गया। अब जो है कॉन्सेप्ट पे आना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, इसको 1:2 वर्तमान है, तो इसको x मान लीजिए, इसको क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा x/2x, और क्या है 5 वर्ष पहले अर्थात -5, और यहाँ भी -5, दोनों के आयु में 5 वर्ष घट जाएगा, तो अनुपात क्या हो जाएगा 1:3। इसको सॉल्व कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो x का मान यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको निकल जाएगा। तो यहाँ सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 3x - 15 बराबर 2x - 5। ठीक है, तो 3x में से 2x चला जाएगा, x बचेगा, और 15 उधर जाएगा प्लस में, ये माइनस में है, तो ये बच जाएगा आपके पास क्या, x का मान 10। ठीक है, अब जो है x का मान 10 आ गया, तो वर्तमान आयु जो है हमारे ये क्या निकल के आया, 10 निकल के आया, और ये क्या निकल के आया 20 निकल के आया। तो 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, +5, तो 10 5 15 अनुपात 20 5 25। ठीक है, यही चीज़ सेम आ गया 15:25 अर्थात 3:5। यहाँ से भी वही चीज़ मान आपका निकल के आया, जो यहाँ से आया, ये दोनों मान इक्विवेलेंट हो गया इसके। तो इस तरह से लॉजिक से भी आप बना सकते हैं, और नहीं तो जो है आप बेसिक से भी बना सकते हैं, दोनों तरह से सेम बात है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन लगाइए। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया, यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा जाता है तो उसके विक्रय मूल्य और उसके क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, आसानी से बन जाएगा, बनाइए इसको। चलिए देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया, ठीक है। तो मान लीजिए CP इसका 100 है, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा MP, मार्क प्राइड हो जाएगा 125, 25% अधिक 125। यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा जाता है तो सेलिंग प्राइस, तो 8% छूट पे बेचा गया, यानी 92 रुपया में बेचा गया कितने की वस्तु, 100 का। अब वास्तविक मूल्य क्या है, मार्क प्राइड 125 है। 25 चौके 100, 25 बचे 25 से 4 दूनी 8 और 4 तिया 22, 23 बचे 115, यानी उसका जो है वास्तविक सेलिंग प्राइस जो निकल के आया 115 रुपया आया। ठीक है, मार्क प्राइड 125 था, लेकिन 8% छूट देने के बाद उसका मूल्य 115 रुपया, यानी सेलिंग प्राइस 115 है। तो पूछ क्या रहा है, उसके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो। तो विक्रय मूल्य SP अनुपात CP आपका पूछ रहा है, तो SP का मान 115 और CP का मान आपके पास 100, तो 5 से काट दिए, 5 गुने 23 होगा और 5 गुने 20 यानी 123:20। यही आपका रेशियो निकल गया, यही जो कि पूछ रहा था 23:20। A फॉर अचीव योर गोल, 23:20। चलिए बातें समझ गए होंगे, आगे चलिए।
बराबर आयतन वाले दो लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, यदि शंकुओं का क्रम उनकी दी गई ऊंचाई के अनुपात में हो तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। ये भी बेसिक पे है। बेसिक अगर आपको पता है, इसका फॉर्मूला पता है तो आयतन क्या है, बराबर है। तो आयतन मतलब V/V है। और इसका आयतन क्या हो जाएगा, पहला का आयतन 4/3 पाए, और सॉरी 4/3 नहीं, 1/3 पायर स्क्वायर H 1 मान ले, इसको 1 मान ले। अब बटे क्या हो जाएगा, फिर इसका भी 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2 का स्क्वायर, यही होता है। देखिए कांस्टेंट और कांस्टेंट खत्म हो जाता है। ये आपको जब रेशियो दिया हुआ रहे आयतन रेशियो दिया हुआ रहे ऊंचाई का या त्रिज्या का या फिर आयतन का, तो ये दोनों चीज़ हमेशा कांस्टेंट में हट जाता है। ये हम आपको दिखा दे रहे हैं, लेकिन ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जान के रखिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, R1/R2, और ये ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 4:, रेशियो में है तो कोई दिक्कत नहीं। R1 बटे यहाँ पे R2 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, H1 बटे H2 बराबर आयतन दोनों का समान है, अर्थात 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 बटे R2 का स्क्वायर और H1 H2 का मान क्या है, 4:9, गुने में ये 4:9 है। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा R1 R2 का स्क्वायर बराबर 9/4, अर्थात जब रूट ये हटेगा तो ये इस पर क्या आ जाएगा, √9/4 हो जाएगा, ठीक है। ये रूट हटे, ये स्क्वायर हटेगा यहाँ पे, तो ये रूट में आ जाएगा 9/4, अर्थात क्या हो जाएगा, R1 बटे R2 का मान क्या निकल के आएगा, 3/2, अर्थात 3:2। ये चीज़ें इतना है, कुछ नहीं है, एक लाइन का हिसाब है, लेकिन हमने तो विशेष कैलकुलेशन करके आपको दिखाया। तो इस तरह से 3:2 आपका रिजल्ट निकल के आया। D4 डाउट क्लियर। चलिए, बातें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। यदि प्रति 10 ग्राम सोना का मूल्य 4400 रुपये है तो 11.2 ग्राम सोने का मूल्य क्या है। कुछ नहीं है, ये सब एक एक नियम पे आधारित क्वेश्चन है। 10 ग्राम का मूल्य क्या है, प्रति 10 ग्राम का मूल्य जो है हमारे पास 4400 रुपया है, तो 11.2 ग्राम का मूल्य क्या होगा, तो 4400 बटे 10 गुने 11.2, अर्थात पॉइंट हटा दीजिए तो यहाँ भी 10, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दिए, 4 दूनी 8, यानी कि यूनिट डिजिट में इकाई का अंक 8 आएगा। 8 आपके किसी के ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। एक्सेलेंट, ठीक है। हम लोग गुना नहीं किए ज़्यादा, देख लिए यूनिट डिजिट कोई नहीं है, तो ये ऑप्शन E4 एक्सेलेंट। चलिए आगे। यदि x - 1 x + 2 3x + y और y समानुपाती है, यदि x = 5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हिसाब है, इसको भी लगाइए। देखिए तो क्या है, समानुपाती। तो समानुपाती का मतलब होता है x - 1 अनुपात x + 2 समानुपात, यही समानुपात का चिन्ह होता है, बराबर क्या हो जाएगा, इतना 3x + 5 अनुपात y, ठीक है। समानुपात x + 1 अनुपात x + 2 समानुपात 3x + 5 अनुपात y। समानुपाती अगर 4 पद दिया हो रहा है तो इस तरह से हम लोग समानुपाती के रूप में यही चीज़ लिखते हैं। तो ये होगा क्या, हमारे पास जो है, अब x का मान आपके पास दिया हुआ है 5, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x - 1 बटे x + 2 बराबर 3x + 5 बटे y। समानुपात का मतलब होता है बराबर, ठीक है। अब जो है x का मान बैठा दीजिए जहाँ जहाँ पे x है, तो 5 में से 1 चला जाएगा तो 4, 5 में से 2 जोड़ दीजिएगा तो 7, 15 में से 5 जोड़ दीजिएगा तो ये हमारे पास 20 हो जाएगा बटे y। 4 × 5 = 20, अर्थात y का मान जो हमारे पास निकल के जो आएगा, ये आएगा 35। यही हमारा आंसर हो जाएगा। C4 चैलेंज फॉर यू, ठीक है। तो बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। 1 लीटर तेल करीब 20 मिलीलीटर ईंधन देता है, तो 990 लीटर से कितना ईंधन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर तेल करीब 20 मिलीलीटर ईंधन देता है और 990 लीटर से कितना ईंधन मिलेगा। यहाँ पे सभी जो है ईंधन जो मिलने का बात कर रहा है, यहाँ पे लीटर में है और यहाँ पे क्या है, मिलीलीटर में है।
ठीक है, तो इसको आपको सबसे पहले लीटर बनाना होगा, ऑप्शन में लीटर है। चलिए देखते हैं। तो 1 लीटर कितना है, 20 मिलीलीटर ईंधन देता है, 20 मिलीलीटर। तो इसको हम लोग जो है लीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे 1000 से हमको भाग देना पड़ेगा, तो ये हमारा निकल जाएगा लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा लीटर। ये सब चीज़ें आपको मिलीलीटर को लीटर में बदलना, लीटर को मिलीलीटर में, किलोमीटर को मीटर, ये सब जानकारी होना चाहिए तभी हिसाब। अब 990 लीटर है तो 990 लीटर, तो ये होगा 20 गुने 990 बटे 1 पर 3 जीरो, तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा कि 9 दूना 18 का 8, 9 दूना 18 19 बटे 10, अर्थात 19.8 लीटर। ठीक है, तो ये 19.8 लीटर इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ई फॉर एक्सेलेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा रीजनिंग का क्लास है आरडी सर के द्वारा। अगर आप रीजनिंग का क्लास लेना चाहते हैं तो आरडी सर के द्वारा होगा, और ये जनरल स्टडी का क्लास है बाय अनुज सर के द्वारा। ये अनुज सर के द्वारा चलाया जाता है हम लोग के कोचिंग में, और इनका यूट्यूब पर वही गाइडलाइन कोचिंग सेंटर पे आप जाइए। यूट्यूब जो है हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गाइडलाइन कोचिंग सेंटर, और जो है टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम पे जाइए गाइडलाइन कोचिंग सेंटर पे, ये दोनों जगह आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 2 अंकों की संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित है कितनी है। 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होगा, 9 के बाद जस्ट जो है शुरू हो जाएगा, और वो जाएगा कहाँ, लास्ट 99 तक। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास 99 तक संख्या आएगा, और शुरू में 9 से शुरू होगा, 9 के बाद जस्ट शुरू होगा। तो हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, 99 में से 99 को 5 से भाग दे देते हैं, और माइनस जो है इसके बीच की संख्या हमको चाहिए 5 से भाग दे करके निकाल लेते हैं। 99 में 5 से भाग दे देंगे, माइनस 9 बटे 5 कर देंगे, यानी 9 में 5 से भाग दे देंगे, तो इसके बीच की जो संख्या होगा वो हमारा निकल जाएगा। तो करेंगे क्या, तो 5 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5 और 4 पन्नमा 45, 19.4 बटे 5 और माइनस 5 एका 5, और ये 4 बटे 5। ठीक है, अर्थात ये 4 बटे 5 को हम लोग नहीं उठाते, यहाँ पूर्णांक संख्या की बात है, तो 9 और 19 और एक को उठाएंगे। ठीक है, तो 19 में से 1 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 18, यानी 18 संख्या जो मिलेगा हमको 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। सी फॉर चैलेंज फॉर यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उसके बीच का अंतर 12 है, तो संख्याएं क्या है। ये सब देखिए बहुत चीज़ें हैं कि ऑप्शन से भी आसानी से बन जाएगा। 2 संख्या का एचसीएफ 12 है और उनके बीच का अंतर 12 है, तो सबसे पहले देखिए संख्या 12 अंतर किस में है, तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 8 गया 1, यानी इसका अंतर 12 है 1 का। इसका अंतर तो 8 में से 4 गया 4, ये नहीं आएगा, 24 आ जाएगा इसका अंतर। इस 84 में 4 में से 2 गया 2, और 8 में से 1 गया 7, ये भी नहीं आएगा। अंतर 12 ये भी नहीं आएगा, तो ये तीनों ऑप्शन तो कट गया, अंतर 12 नहीं आ रहा, ऑप्शन 1 आ रहा है और ई हो सकता है। अब चलिए पहला कंडीशन तो 12 जो है संख्या का अंतर होना चाहिए, तो ये अंतर 12 हो गया। अब एचसीएफ देखिए क्या है, 12 होना चाहिए, तो एचसीएफ का मतलब है दोनों संख्या ये विभाज्य होना चाहिए 12 से। तो 12 84 12 96, 7 और 8 आया, अभाज्य संख्या आ गया। तो इस तरह से जो है इसका आंसर ए होगा, ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए, एक घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर और एक घनाभ की भुजाएं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, घन के आयतन और घनाभ के आयतन का धनात्मक अंतर क्या है। तो घन की भुजा बराबर आप लोग जानते होंगे क्या है, 4 सेंटीमीटर, और घनाभ घन के आयतन और घनाभ के आयतन का, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब 4 का क्यूब हो जाएगा, और इसका घनाभ का आयतन क्या होता है LBH, यानी LBH का मतलब हो गया क्या हो गया 2 गुने 3 गुने 4, तो ये गुना कीजिएगा तो 4 चौक 16 चौका ये 64 हो जाएगा, और 2 तिया 6 चौक 24, ये माइनस कर दीजिए, तो 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4, अर्थात 40 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा धनात्मक, यानी कि धनात्मक पूछ रहा है तो बड़ा में से छोटी संख्या आपको घटाना होगा। तो ये 4 चौक 16, घन की प्रत्येक भुजा 4, तो इसका आयतन भुजा क्यूब और इसका घनाभ का LBH घटा दिए, कुछ नहीं, इसमें इतना ही करना था। सी फॉर चैलेंज फॉर
यू। चलिए अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 3 उत्पाद ABC खरीदता है, उन्हें क्रमशः 20, 30, 40% के लाभ पर बेचता है। यदि उन उत्पादों के क्रय मूल्य का अनुपात इतना हो तो उनके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? चलिए लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाइए। चलिए उम्मीद है कि लग गया होगा। चलिए देखते हैं। तो मूल्यों का अनुपात 4:3 है, क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 4:3:2 है। ठीक है, अब 20%, 30%, 40% के लाभ पर बेचता है, इनके विक्रय मूल्य का अनुपात। तो यहाँ पे कोस्टेंट लगा करके भी हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 मान के चलिए, अच्छा कोस्टेंट लगा दीजिए, 4x गुने ये 20% लाभ पे बेचा तो 120/100 हो गया। ठीक है, और ये क्या बेचा? 3x गुने 30% लाभ 130/100। ठीक है, और ये क्या बेचा? 2x गुने 140/100। देखिए अब यहाँ पे करते हम लोग क्या, देखिए यहाँ रेशियो में निकालने के लिए है तो सबसे आसान चीज़ है, पहले जो कॉमन आता है उसको हटाते हैं। नीचे यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 0, यहाँ भी 1 0, यहाँ भी 1 0, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, खत्म। अब चलिए, अब कुछ और हो सकता है क्या? अब 13 और 3 आ गया, अवाज संख्या, ऐसा संख्या ये किसी से कटेगा नहीं, 13 से ही कटेगा या 3 से ही कटेगा, तो ऐसा तो ये दोनों में कटेगा नहीं। तो अब जो है इसको गुना कर दिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 12 चौक 48 अनुपात 13 39 अनुपात 14 28, अर्थात 48 अनुपात 39 अनुपात 28, ये इसका विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया, सेलिंग प्राइस का अनुपात, रेशियो जो है निकल के आया यही। अब देखिए ऑप्शन में है क्या? 48 39 28 है डी ऑप्शन, डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए तो बातें आप समझ गए, कुछ नहीं करना है, 4:3:2 में ये क्या है? सीपी का अनुपात है, क्रय मूल्य का अनुपात है, तो सेलिंग प्राइस का अनुपात। तो यहाँ सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा दीजिए, सिर्फ ये सभी लाभ पे हो रहा है तो क्या है? क्रय मूल्य गुने 100 + -R/100 लगा दिए, बस वो चीज़ उसी पे लगा दी है। उसके बाद जो है जो भी है रेशियो का नियम होता है, नीचे नीचे कैंसिलेशन जो भी कैसे काट खोट करके इसको आंसर कर देना है। चलिए अगला, यदि किसी शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दोनों को दुगना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन उसके पिछले आयतन का हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर वही चीज़ आ गया है ना। तो शंकु का आयतन 1/3 πr² h। देखिए जब कंपैरिजन करेगा तो नया चीज़ में नया जब आएगा 1/3 πr1 मान लेते हैं और ये h1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे होगा क्या? ये और ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। आयतन बराबर यही था 1/3 πr² h, और नया कुछ भी r और h में परिवर्तन करेंगे तो ये मान के चलते r1 हो गया नया और h1 नया हो गया। तो ये दोनों जो है आपका कांस्टेंट जो होगा यहाँ पे 1/3 πr 1/3 π, ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा कि r2h बराबर r1 का स्क्वायर r का स्क्वायर h बराबर r1 का स्क्वायर h1, ये बच जाएगा आपके पास। तो कहता है शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दोनों को दुगना कर दिया जाए। तो नया में क्या कर रहा है? दोनों को दुगना, ये r को कर रहा है क्या? 2r, और इसको कर रहा है 2h। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो गया? 4rh, यानी 4rh नहीं, 4 दूनी 8, 4r² आगुने 2h, ये हो गया, अर्थात 8r²h। यानी कि पहले का देखिए ये कितना है? 8 गुना हो गया। ठीक है, पहले r² h था तो ये अब 8r² h हो गया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जाएगा डी, डी फॉर डाउट क्लियर। बातें समझ गए होंगे, कुछ नहीं है, ये दोनों को कंपैरिजन कर दिए, पहला ये है तो बाद में ये हो गया। तो 1/3 π 1/3 π खत्म हो गया। अब बच गया क्या? r का स्क्वायर h1। तो अब r क्या कर दे रहा है? 2r कर दे रहा है, तो 2r कर दिए, h क्या कर दे रहा है? 2h कर दिए, दोनों बैठा दिए, दोनों का मान दे दिए। तो यहाँ r² तो जो का तो रहेगा ही, इसी का ये 8 गुना हो गया, तो ये 8 गुना आपका निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग देखिए ये आसानी से बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। 1/16 पर पावर क्या है? -5/4 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमको नज़र आ रहा है 2 का पावर 4 लगा दीजिएगा तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 4 आगुने फिर -5 पर पावर 4,
ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 पर पावर जो है इतना लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 1 2 पर पावर 4 और गुने पावर पावर आपस में गुना हो जाएगा -5/4, अर्थात ये हो जाएगा 4 से 4 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा क्या, 1/2 पर पावर -5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पर पावर 5। करनी में ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होंगे, हमने यहाँ पे तोड़ तोड़ के बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें। तो -5 तो ये बटे में जब आ जाता है तो पावर प्लस में चला जाता है। ठीक है, तो ये प्लस में हो गया पावर, तो इसका मतलब हो गया कि 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, ये क्या हो जाएगा 1/32। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। अब इसका मतलब ये 1 गुने ये 32 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, अर्थात ये आपका आंसर 32 हो गया, अर्थात सी ऑप्शन, C फॉर चैलेंज फॉर यू। चलिए आगे देखते हैं। 2 पाइप डी और ई अकेले अकेले एक टंकी को क्रमशः 26 और 78 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में लगने वाला समय क्या होगा। कुछ नहीं है, इसको दो तरीके से, बेसिक पे भी आप बना सकते हैं, नहीं तो जो है शॉर्ट कॉन्सेप्ट पे भी बना सकते हैं। तो एक 26 और 78 घंटे में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में क्या समय लगेगा, तो सीधी कर देंगे 26 गुने 78 बटे 26 जोड़ 78। अब यहाँ पे आपको काटने खोटने के लिए दिमाग लगाना होगा, तो क्या लगाना होगा 26 गुने 78 और यहाँ से 26 हम कॉमन कर लें तो क्या निकल के आएगा 1 + 26 दिया 78 है ना, 1 + 3 हो जाएगा। तो 26 से ये 26 हमारा खत्म हो गया, 3 1 4, 4 से ये कट जाएगा है ना, 4 1 4 3 7 नहीं कटेगा। चलिए नहीं कटेगा तो ठीक है, 78 बटे ये 4 हो गया। अब इसको पूर्णांक में है तो पूर्णांक बदल देते हैं, 4 1 4 3 7 और 4 9 36 37 38 2/4, 4 1 4 4 9 36 36 37 38 2/4 यानी 19.1/2। ठीक है, ये आपका निकल के आया क्या 19.1/2 यानी 19.5 घंटा में वो भरेगा। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर ई फॉर एक्सेलेंट। चलिए अगला क्या है, 140/9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान एक ट्रेन 27 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो ट्रेन की लंबाई, तो अर्थात यहाँ पे एक ट्रेन है ये, ठीक है, ये ट्रेन हो गया और ये एक खंभा को पार कर रहा है। तो खंभा का कोई लंबाई नहीं होता है, ट्रेन जो अपनी लंबाई से पार कर जाएगा, यानी ट्रेन की जो लंबाई होगी वही पार करने में जितना समय लगे वो पार खंभे को पार माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें बेसिक है, सभी ये चैप्टर में ट्रेन में दिखाया जाएगा, चाल और जो है समय दूरी, ये सब में ये सब चीज़ें आप देखे होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या, तो पार करने में लगा समय क्या है 27 सेकेंड और दूरी जो है आपका 100 सेकेंड की चाल ये दिया हुआ है, तो दूरी हमको ज्ञात करना है। लंबाई मीन्स दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है तो लंबाई, ट्रेन की लंबाई मीन्स यही, जो ट्रेन अपने लंबाई मीन्स ये ट्रेन दूरी, जो ट्रेन की जो लंबाई हो गया वही दूरी वो जो पार कर लेगा, तो वही जो है आपका जो है ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। तो चाल गुने समय, तो चाल क्या है 140/9 और समय कितना लगा रहा है 27 सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड ये भी है और ये भी सेकेंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पे 3 9 27 चौथिया 42 यानी 420 मीटर उसका जो है ट्रेन का लंबाई जो है 420 मीटर है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 में खरीदी, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। चलिए ये सब डायरेक्ट है, सेलिंग प्राइस है, इस सबको निकाल दीजिए। चलिए होना क्या है इसमें देखिए, 25% लाभ प्राप्त करने को उसको किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या है 25% लाभ प्राप्त करना है तो 125 रुपया हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये को चीज़ को बेचना है क्या 125 में, और कुर्सी का खरीदी मूल्य कितना था 580। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 5 दूना 10 अब बचे 5 दूना 10 25 बचे 25 7 से, ठीक है, और 2 29 अब 25 से गुना कर दीजिए, 25 नमा 225 के 5 बाकी हाथ में
22 और 25 दूना 50, 50 और 20 70 और 2 72, यानी 725 रुपया। यानी 725 रुपये में वो बेचेगा। ठीक है, तो 725 रुपये यहाँ पे कोई है नहीं ऑप्शन, इसलिए ई फॉर एक्सेलेंट। यहाँ पे क्या है, करनी का हिसाब है 64 पर पावर 4 गुने 125 पर पावर -2, और सभी जो है घनमूल के अंदर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है ये 64 पर पावर -4 है और गुने 125 पर पावर -2 है। इसका सबसे पहले करने का मतलब है कि यहाँ पे 1/3, यानी घनमूल 3 का मतलब 1/3 पर पावर है सभी में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसको क्या करना है। इसको और अगर आप लिखना चाहें तो 64 पर पावर -4/3 हम लोग लिख सकते हैं, गुना 125 पर पावर -2/3 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आगे देखिए क्या करना है हमको। तो यहाँ पे 4 चौक 16 चौका 64, यानी ये हमको नज़र आ रहा है 4 पर पावर 3 गुने -4/3 पावर में। ठीक है, गुना ये 25, 5 पर पावर 3 गुने -2/3, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 4 पर पावर -4 गुने 5 पर पावर -2। ठीक है, अब जो है इसको और आगे बढ़ाइए तो क्या होगा, 4 चौक 16 चौका 64 चौके 256, ये 256 हो जाएगा, और गुने 5 पचे 25 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो 25 छक 150 के 0, बाकी अंत में 15, 25 पचे 25 से 25 और 15 40, यानी 140, 140 का 0 बाकी अंत में 14, 25 दूना 50, 10 60 और 4 64। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये -4 था, तो ये 1/, जो है इसको एक स्टेप और हम लोग बढ़ा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आगे देख लीजिए, इसको हम लोग करनी में आप लोग पढ़े होंगे, माइनस पावर जब रहता है तो इसको बटे में लिख देते हैं, तो ये पावर क्या हो जाता है, प्लस में आ जाता है, अगुना 1/5 पर पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये क्या हो जाएगा, 1/64, 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256, 256 गुने क्या हो जाएगा 1/25, अर्थात इसको गुना जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/64 पर 2 0। ठीक है, गुना करने के बाद 1/64 पर 2 0, अर्थात आपका ऑप्शन जो आ जाएगा आपका ए नंबर, ए फॉर अचीव योर गोल। तो आगे हम लोग देखते हैं, दो संख्याओं का औसत m है, यदि एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का औसत m है, यदि एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। मान लिया ये दूसरी संख्या x है, आप लोग औसत में पढ़ेंगे तो एक संख्या क्या है हमारा, एक संख्या n है दिया हुआ, एक संख्या n दिया हुआ है, तो औसत बराबर x प्लस n संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या 2, और औसत आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, तो x और प्लस n बटे 2 कुल संख्या बराबर औसत। तो औसत क्या है, m दिया हुआ यहाँ पे है, इसलिए x का मान हमें चाहिए, तो x प्लस n बराबर क्या होगा, m गुने 2 यानी 2m, है ना। और x का मान अगर निकालना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, 2m माइनस n, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, अर्थात C फॉर चैलेंज फॉर यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक खिलौना दुकानदार खिलौनों को प्रति खिलौना का मूल्य 20% बढ़ा दे, जिससे उसकी बिक्री 15% कम हो जाती, खिलौने के विक्रय मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 20% बढ़ा दिया, तो 20% का मतलब आप लोग जानते होंगे क्या है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी पहले 5 था तो अब क्या कर दिया जो है 5 1 6/5 कर दिया। ठीक है, पहले 5 था तो अब 6 हो गया। अब 15% कम, बिक्री में 15% कम, 15% का मतलब आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं, 3/20, अर्थात 20 में से 3 घट जाएगा, यानी 17/20, यानी पहले 20 था बिक्री, अब जो है 17 हो गया। चलिए अब देखते हैं उसके आय में क्या फ़र्क होता है, यानी विक्रय मूल्य मीन्स उसके विक्रय से क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पहले क्या था, 5 था, 5 से 6 कर दिया, मूल्य बढ़ा दिया 5 से 6, और अब
बिक्री क्या हो गया, पहले 20 बिक्री होता था, अब बिक्री क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, सॉरी 17 हो रहा है। अब बिक्री क्या हो रहा है, 17 हो रहा है। तो ये खिलौने का जो है मूल्य था और ये खिलौना बेच रहा है ना। तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो वही इनकम हो जाएगा उसका। तो आय यानी कि आय मीन्स हो गया उसका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये पहले 100 और अब जो है 102। ठीक है, तो 102 आने का मतलब 2 रुपये का फिर भी उसका जो है वृद्धि हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। तो अर्थात लाभ बराबर या लाभ प्रतिशत खोज रहा है, क्या पूछ रहा है, कमी या वृद्धि। तो डायरेक्ट निकाल दीजिए, तो इसको वृद्धि प्रतिशत बराबर 2 गुने 100%, का मतलब 100 कितने पे, तो 100 पे, अर्थात 2% की वृद्धि। ये बातें आप समझ चुके होंगे। 2% भी डी फॉर डाउट क्लियर है क्या। देखिए 20% का मतलब 1/5, तो 20% बढ़ा देता है, अर्थात 5 का 20% 1 होता है, तो बढ़ा दिया, तो बढ़ाने का मतलब 5 और 1 6 हो गया। और ये क्या है, विक्रय मूल्य घट जाता है, यानी 20 से उसका क्या हो जाएगा, 20 - 3 यानी 17/20 हो जाएगा। तो पहले तो 5 रुपया था मान के चलिए खिलौना का मूल्य, तो अब क्या कर दिया, 6 रुपया कर दिया। पहले 20 खिलौना बेचता था, लेकिन अब 17 खिलौना बेचता है। दोनों का रेवेन्यू जो जनरेट करेगा, आय बराबर क्या होगा, ये दोनों का आपस में गुना, यानी खिलौना का मूल्य और गुने खिलौने बराबर 100 हो गया, ये 102 हो गया। तो 2 रुपया अभी वृद्धि हो रहा है, तो परसेंटेज वृद्धि 2 गुने 100 बटे उसका जो पहले का विक्रय मूल्य था 100 पे, तो 2% का वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संख्या 5 के 3, 4, 5, 7 में के का मान क्या होगा जबकि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसके लिए आपको थोड़ा सा 11 का विभाज्य का नियम जानना पड़ेगा। तो 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है, 11 से विभाज्य का नियम होता है कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग का जो है क्या है, डिफरेंट 0 हो जाए या 11 के गुणज हो जाए, तो जो है वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। मतलब क्या होता है, सम संख्याओं नहीं, सम स्थानों की संख्याओं। जैसे कहने का मतलब है, अब 11 से कोई भी विभाज्य कब होगा, 2, 3, 5, 6, 7 हम लेते हैं। तो सम स्थान की संख्या पहले देखेंगे। तो सम स्थान की संख्या सम 1, 2 ये हो गया है ना। तो ये और विषम स्थान ये हो गया। तो 5, 2, 7, 7, 14, 14 माइनस 6, 3, 9, अर्थात डिफरेंट क्या आ गया, 5 आया। तो डिफरेंट 5 आया, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा। विभाज्य जब होगा कि इसका डिफरेंट 0 हो जाए या 11 का गुणज, यानी 11, 22, 33, 44, इस तरह से अगर मिले हमको डिफरेंट, दोनों का अंतर अगर ऐसा मिलेगा तब 11 से विभाज्य होगा। तो अब चलिए हम ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इस पे जो है 11 का। तो अब जो है प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न क्या है, 5 के 3, 4, 5, 7, तो के का मान क्या होगा जबकि संख्या 11 से विभाज्य है। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये विषम और ये भी विषम, बस ये दो ठो है। तो 5, 3, 8, 5 जोड़ 3 जोड़ 5 और माइनस क्या करेंगे, ये और ये। तो माइनस हमारा क्या होगा, तो के जोड़ 4 जोड़ 7, अर्थात अब देखिए 5, 3, 8, 5, 13 अब माइनस के जोड़ 11, अर्थात ये 0 बनाने के लिए के का मान हमको क्या है, 2 रखना पड़ेगा। अगर के का मान 2 रख दे तो 13 माइनस 13 हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। तो 0 होने के बाद जो है संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी। विशेष डिटेल विभाज्यता का नियम आप मेरे वीडियो में देखेंगे तो आप वहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ पे 2 मान रख करके देखेंगे तो ये 11 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए आगे, ए बी सी समान समय में एक समान दिशा में एक वृत्ताकार घेरे में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि सभी प्रारंभ करते जहां ए 252 सेकंड में पूरा घेरा पूरी करे, बी 360 सेकंड में, सी 198 सेकंड, कितने समय पश्चात वे सभी शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये एलसीएम का क्वेश्चन है, लघुत्तम समापवर्ती का क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं इसको। तो इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए ये वृत्ताकार पथ है और इसी पे ए जो है दौड़ता है, बी फिर जो है 308 सेकंड और 198 सेकंड में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि सभी प्रारंभ करते हैं, जहां ए 252 सेकंड में घेरा पूरी करता है, बी 308 में
और सभी प्रारंभ एक साथ करता है और कहता है कि इस तरह से दौड़ रहा है, और दौड़ने के बाद जो है कहता है कि कहाँ जो है ये तीनों एक बार मिलेगा। तो ये तीनों एक बार मिलने के लिए तो ऐसी संख्या हमको लेना पड़ेगा जो कि ये तीनों से विभाज्य हो। तो उसके लिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग 252, 308 और 198, ठीक है। अब जो है यहाँ सबसे बड़ी संख्या उठाइए। सबसे पहले 308 को उठाते हैं, तो 308, ठीक है। 308 को आप जो है गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड करने के बाद क्या होगा, 2 15 30 है ना, 2 15 30 यानी 2 चौके 8 128, तो हो जाएगा 2 15 30 2 चौके 8 यानी 154, और 154 का मतलब फिर 2 से काट देंगे तो 2 सती 14 और 2 सती 14 70 77 11 गुने 7, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा 2 दूनी 4 7 28 11 88 8 बाकी अंत में 2 दूनी 22 8 30, 308 हो गया। 308 का गुणनखंड करेंगे तो यही 2 दूनी 4 गुने 11 गुने 7 मिलेगा। अब तो ये आ गया। अब जो है इसमें देखिए कि 252 आएगा कि नहीं गुना करके। तो 252 4 छक 24 और 1 चरतिया 12 है, 4 छक 24 और चरतिया 12 यानी कि 63 आ रहा है। तो 7 नमा 63 यानी 1 9 हमको लाना पड़ेगा। 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24 1 चरतिया 12 यानी ये 4 से भाग देंगे तो ये 63 हमारा आएगा, ठीक है। तो 63 लाने के लिए 7 गुना 9 करना पड़ेगा। तो ये हमारा 252 भी आ गया। चलिए अब 198 देखते हैं आता है कि नहीं। तो 4 चौक 16 है ना, 4 चौक 16 3 9 19 4 4 नमा 36, ये 4 से पूरा पूरी नहीं कट रहा है तो 9 से कटता है। 9 दूना 18 9 दूना 18 है ना, 9 दूना 18 1 9 दूना 18, तो ये 9 से कट गया, ठीक है। अब जो है 22 बचा, तो 22 के लिए 11 दूनी 22 यानी कि ये 198 यहाँ से मिल रहा है। अब जो है इसका एलसीएम जो हमारे पास निकल के आया, यही एलसीएम निकल के आया। अब इतना जो है गुना करने के बाद, इतना सेकेंड के बाद, ये सेकेंड हो गया हमारा, ये क्या हो गया, इतना सेकेंड के बाद वह जो है पुनः कहीं ना कहीं मिलेगा, इतना सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिनट में आपका आंसर दिया हुआ है। तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो 60 से भाग देने के बाद 2 दूनी 4 15 60, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको गुना करके आप लिख दीजिए। तो 9 सती 63 अर्थात 63 यानी 11 33 के 3 11 6 66 66 3 69, क्या हो जाएगा 693 बटे 15। तो 15 से भाग देंगे तो इसे 15 चौके 60 और 9 3 93 यानी 15 छक 90 3 93 यानी कि यहाँ पे बच जाएगा क्या, ये 15 यहाँ लिख देते हैं 46.3 बटे 15, ठीक है। तो ये 46 क्या हो गया, पूरा मिनट हो गया, 3 बटे 15 मिनट। तो 46 मिनट और ये 3 बटे 15 को फिर हम लोग चूंकि सेकेंड में दिया हुआ है तो इसको 60 से गुना कर दीजिए, सेकेंड बन जाएगा 15 चौके 60 अर्थात 46 मिनट और 12 सेकेंड, यानी 46 मिनट 12 सेकेंड के बाद ये कहीं ना कहीं फिर मिलेगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी जाएगा, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। देखिए यहाँ पे गुना भाग करना है, ज़्यादा कुछ है बातें नहीं, इस सिर्फ 252 308 198 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालने का सबका अपना अपना तरीका होता है। तो 308 का हमने जो गुणनखंड कर दिया, गुणनखंड में फिर 252 की संख्या को हमने देखा ढूंढा, उसके बाद इतना सेकेंड आ गया, सेकेंड आने के बाद 60 से भाग दे दिए तो ये हमारा मिनट बन गया 693 बटे 15 मिनट। तो मिनट को फिर हम जो है कन्वर्ट किए तो 46.3 बटे 15 आया। तो 46 मिनट पूरा पूरा रह गया, 3 बटे 15 मिनट रह गया, तो इसको हम सेकेंड में फिर बदल दिए तो 60 से गुना कर दिए तो 40 मिनट 12 सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से वीडियो अगर सही लगे तो आप जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। हम जो है बहुत मेहनत करके हम लोग जो है वीडियो को लोड करते हैं, तो इसलिए आगे फिर हम लोग आपके लिए जो है लाएंगे वीडियो। तो चलिए धन्यवाद।